गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायो टीचर शिवानी चक्रवर्ती और एंकर एजुकेयर के चैनल पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे अपने नए टॉपिक पे। हमने लास्ट क्लास पे बात की हुई थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पे। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं और ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आपने क्लास 12th में पढ़ा था अपने एकेडमिक्स लाइफ में। चलिए कल की क्लास का एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे के टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम। सबसे पहले जैसा कि मैंने कल बताया था हेल्थ के डेफिनेशन के बारे में जो WHO जैसे साइंटिस्ट ने दिया, WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, उनके अकॉर्डिंग हेल्थ एक ऐसा स्टेट होता है, लेवल होता है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म मेंटली, फिजिकली, सोशल और बिहेवियरली तरीके से सही होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो पीपल हेल्दी है तो वो अपना वर्क भी बहुत पॉजिटिवली वे में करता है, बहुत इफ़िशियंसी के साथ करता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने कल बताया था कि हेल्थ जो होता है वो कई सारी चीज़ों से अफेक्टेड होता है। अगर एक पर्सन है वो हेल्दी नहीं है, वो स्वास्थ्य नहीं शो कर रहा है, हेल्दी शो नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है कि उसको अपने पूर्वज से कई आनुवांशिक रोगें मिली हों, जैसे हीमोफीलिया, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, जैसे TB, डायबिटीज़ जैसी चीज़ें अगर उसको मिली हुई है तो वो उसके हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है, उसको भी हो सकता है। साथ ही साथ इन्फेक्शंस वगैरह से भी उसके हेल्थ को इफ़ेक्टेड हो सकती है। उसकी लाइफस्टाइल, अगर वो ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे आसपास नाले हैं और कूड़े खाने हैं तो उससे इफ़ेक्ट हो सकता है। उसकी लाइफस्टाइल भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है उसके हेल्थ के लिए। साथ ही साथ वाटर इनटेक की वो किस तरीके का पानी पी रहा है, ठीक है, खाना वगैरह कैसे खा रहा है, रहने का रहन सहन कैसा है, ये सारी चीज़ें हेल्थ के, किसी भी पर्सन के हेल्थ के स्वास्थ्य को क्या कर सकती है, अच्छा भी बना सकती है और ख़राब भी बना सकती है। अब बात किया था हमने कल की डेट में डिजीज़ के बारे में, रोग के बारे में। हमने कहा था कि पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई भी ऑर्गन या बॉडी पार्ट अगर अफेक्टेड होता है या वो पार्ट काम नहीं करता है या इन्फेक्शन हो जाती है तो ऐसे कंडीशन को हम डिज़ीज़ कहते हैं। ठीक है, और ये डिज़ीज़ होने के कई कारण हो सकते हैं कि जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस कहने का मतलब है जो रोग फैलाते हैं, पैथोजेंस जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, ठीक है ना, इस तरह के जो पैथोजेंस होते हैं ये अगर आप जो है आपको परेशान कर रहे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस के उनमें रोग फैला रहे, डिजीज़ फैला रहे हैं। साथ ही साथ अगर सामने वाला ऑर्गेनिज्म पोषक आहार नहीं ले रहा है, वो जंक फूड्स खा रहा है, खुला खाना खा रहा है हमेशा, ठीक है, खाने को धो के नहीं खा रहा है, बॉयल करके नहीं खा रहा है, पानी को बॉयल नहीं करके पी रहा है, तो इस तरह की कंडीशन से भी डिजीज़ होते हैं। ठीक है, फिर हमने कल की क्लास में ये भी बताया था कि जो डिजीज़ होते हैं, रोग होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर आप अगर देखो, आपके घर में अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है और आप उसका डायग्नोसिस देखो, उसका दवाई का पर्चा देखो, डॉक्टर का पर्चा देखो, तो अगर उसको कोई रोग है तो ज़रूर डॉक्टर वहाँ पे लिखता है, मेंशन करता है मेडिकल टर्म्स में क्रॉनिक और एक्यूट। आपने ये टर्म ज़रूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूँ कि कल की डेट में भी हमने बताया था कि क्रॉनिक का मतलब होता है लंबा बीमारी, जो लंबे समय तक होती है, लंबे समय तक चलती है, जिसको आपको पता है कि जिससे आप बच नहीं सकते हैं, आपको ज़िंदगी भर झेलना है, और उसमें कभी कभी ट्रांसप्लांट की नौबत भी आ जाती है, या कभी कभी ऐसा ट्रांसप्लांट की नौबत तभी आती है जब कोई ऑर्गन आपका फेल्योर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो काम नहीं करता है। ठीक है, वहाँ पे आप क्रॉनिक का टर्म्स लगाते हो, और जहाँ पे एक्यूट टर्म्स आता है वहाँ पे आप समझ लो कि कोई ऐसा डिजीज़ जो शॉर्ट टर्म के लिए आए, जहाँ पे आपको ये पता होता है कि अगर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट करोगे, इलाज करवाओगे अपना, ठीक है, तो आप जल्द से जल्द ठीक हो सकते हो। रोग बहुत बड़ा नहीं है, जल्द से जल्द आप ठीक हो सकते हो, बाहर निकल सकते हो। तो ऐसे टर्म्स के लिए हम एक्यूट का यूज़ करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम क्रॉनिक का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है टाइप्स ऑफ डिजीज़ में कि एक्यूट डिजीज़ ऐसा डिजीज़ होता है जो कि आपका शॉर्ट पीरियड टाइम ऑफ के लिए आता है। जैसे कि आप इन्फ्लुएंजा ले लो, जिसको आप फ्लू कहते हो, जैसे आप कॉमन कोल्ड, ज़ुकाम, अभी देखो मौसम ऐसा है कि आपको सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, तो ये नहीं है कि सर्दी ज़ुकाम आपका लंबे टाइम तक चलता है या इससे आपको एक रोग हो जाएगा जो लंबे टाइम तक रहेगा। ठीक है, ये कॉमन है, आप 2-4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन, उसके बाद आप ठीक हो जाते हो। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग दवाई लेके ठीक हो जाते हैं, कभी कभी विदाउट दवाई लेके भी ठीक हो जाते हैं, अगर इम्यूनिटी आपकी बहुत
स्ट्रांग है, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए क्रॉनिक में भी हमने क्या बताया कि क्रॉनिक का मतलब क्या हो गया कि ऐसा रोग जो कि आपका लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय तक खींच सकता है, जैसे कि आप कैंसर को ले सकते हो, टीबी को ले सकते हो, ठीक है। फिर हमने कल की डेट में आपको बताए थे कि डिजीज़ होने के क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज़। तो कॉजेज़ में दो तरीके से डिजीज़ हो सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इमीडिएट हो, या तो हम कह सकते हैं कि हमको कॉन्ट्रीब्यूटरी हो। इमीडिएट का मतलब है कि लाइक अगर किसी मच्छर के काटने से आपको डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आप तुरंत इन्फेक्ट हो गए तो वो इमीडिएट हुआ। लेकिन अगर आप किसी के मीडिएटर के माध्यम से आपको रोग हो रहा है, जैसे कि अगर पानी है, ठीक है, गंदा पानी है, उसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना अंडा, अपना सिस्ट, अपना लार्वा छोड़ के रखा है, और उस खुले पानी को, या आप कोई भी जंक फूड खा रहे हो, समोसा वगैरह खा रहे हो, आप मार्केट में ऐसे जगह से ले रहे हो जहाँ पे वो खुले बिक रहे हैं, ठीक है, कई गंदे हाथों से वो उसको बनाया जा रहा है, तो अगर आप उसको क्या कर रहे हो, खा रहे हो, तो उसके माध्यम से, उस खाने के माध्यम से या उस पानी के माध्यम से मीडिएटर का काम जो कर रहा है, आपके बॉडी में वो जर्म्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर चुके हैं, वो पैथोजन एंटर कर चुके हैं। तो अगर किसी के माध्यम से आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है और डिजीज़ कॉज करता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, और अगर डायरेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं इमीडिएट कॉज, ठीक है। फिर हमने बताया था, जो कि आप पढ़ते हो, कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, मतलब इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। मतलब नाम से ही पता चलता है, बहुत बेसिक है। ऐसा डिजीज़ जो इन्फेक्शन से होता है उसे इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। जैसे खास करके आप देख सकते हो जो कॉमन कोल्ड्स वगैरह की बीमारियाँ होती है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसमें क्या होता है कि आप देखते हो कॉमन कोल्ड में सर्दी बुखार में अगर वो सामने वाला पर्सन छींक दे रहा है विदाउट हैंकी के यूज़ किए, विदाउट मुँह ढके, और आप सामने खड़े हो, अचानक से उसके जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो आप एयर के फॉर्म में ले सकते हो, इनटेक कर सकते हो, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और ऐसा डिजीज़ जैसे कि अब कैंसर वगैरह है, अब सामने वाले को कैंसर है और वो छींक रहा है तो आपको भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो डिजीज़ इन्फेक्शन से नहीं होता वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, जो डिजीज़ इन्फेक्शन से होता है वो आपका इन्फेक्शियस होता है, राइट। ये सारी चीज़ें कल बताई थी हमने। फिर हमने कुछ कॉमन डिजीज़ भी बताया था, जिससे आपके कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, खास करके नर्सिंग एजी में भी आपको ये सारी डिजीज़ से बैक्टीरियल या प्रोटोजोन के नेम पूछ ले जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ पे बात करेंगे। हमारा जो सबसे पहला डिजीज़ है वो है टाइफॉइड। टाइफॉइड का नाम आपने सुना ही होगा कई बार, आप में से कई बच्चों को ये भी पता होगा कि टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है, और ये भी पता होगा कि किस बैक्टीरिया से होता है। तो जैसा कि जिनको नहीं पता है वो भी देख ले, जिनको पता है वो एक बार रिकॉल कर ले चीज़ों को, ठीक है। टाइफॉइड बेसिकली साल्मोनेला टाइफी जैसे बैक्टीरिया से होता है। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को टाइफॉइड होता है तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं, वो आपके हो गए हाई फीवर, वीकनेस, टायर्डनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, ठीक है, भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख न लगना, ठीक है। इसके साथ साथ इंटेस्टाइन परफोरेशन, और कभी कभी तो टाइफॉइड बहुत लोगों में सीवियर हो जाता है लापरवाही से या किसी भी चीज़ से। तो अगर सीवियर केस में कभी कभी ऐसा भी होता है, डेथ भी हो जाता है, ठीक है, जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा जो टाइफॉइड का फीवर होता है वे भी अगर आपको कंफर्म करना, देखिए यहाँ पे आपका जो कॉम्पिटिशनल क्वेश्चन है वो 2 कॉम्पिटिशनल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपका होता है कि टाइफॉइड फैलाने वाला बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो आपको 4 ऑप्शन में टाइफी को खोजना है, साल्मोनेला टाइफी। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टाइफॉइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं। तो उस टेस्ट का नाम आपको याद रखना है, डेट इज़ वाइडल टेस्ट। व्हाट? डेट इज़ वाइडल टेस्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जनरली दिस पैथोजन जनरली enter the small intestine and through contaminated food and water and migrate other organ through blood। मतलब कि ये कैसे आता है, आप जो मार्केट का खुला हुआ खाना खाते हो, जंक फूड खाते हो, या फिर आप वाटर वगैरह, गंदे पानी वगैरह को विदाउट फिल्टर, विदाउट बॉयल किए हुए पी रहे हो, तो उसके माध्यम से ये आपके बॉडी में आता है और पूरे पार्ट्स ऑफ ऑर्गन को ये डिस्टर्ब करने लगता है धीरे धीरे।
फिर हमने कल की डेट में आपको निमोनिया भी पढ़ाया था, जिसमें पी साइलेंट है। आपसे यहाँ पे भी पूछा जाता है कि निमोनिया किससे होता है, तो आपके पास दो ऑप्शन दे सकता है, या तो आपके पास दे सकता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिससे आप तुरंत कैच कर सकते हो, क्योंकि न्यूमोनी नाम में है तो आप तुरंत सोच लोगे कि हाँ इसी से होता है। लेकिन अगर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नहीं दे रहा है, ऑप्शन में आपको हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा दे रहा है, तो फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इससे भी निमोनिया कॉज होता है। ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो आप जैसा जानते हो कि निमोनिया में जो आपका छाती होता है, जो आपका लंग्स होता है, वो इन्फेक्ट होता है, राइट। इन्फेक्शन वहाँ होती है। तो बेसिकली इन्फेक्शन होती है तो हम जानते हैं कि हमारी जो लंग्स होती है उसका जो बेसिक यूनिट होता है, उसका जो इकाई होता है, फंक्शनल यूनिट जो लंग्स के लिए काम करता है, जो लंग्स में हमारे एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को पकड़ के एयर को फिल्टर करता है, छानता है, प्योर करता है, वो होता है एल्वोलाई। वो क्या होता है? एल्वियोलाई। ठीक। तो हम कहते हैं कि जब निमोनिया हो जाता है किसी पर्सन को तो वो एल्वियोलाई में इन्फेक्शन होता है, और वो जो बैक्टीरियाज होते हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं वो पर्टिकुलर पेशेंट के एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करते हैं, उसके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। तो एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम। उस कंडीशन में क्या होता है? एल्वियोलाई भरने लगता है एक फ्लूइड से। ठीक है। और जितना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ता है वो फ्लूइड उतना ज़्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है। और साथ ही साथ जिससे पेशेंट को क्या होती है? बुखार आती है, कभी कभी कपकपी होती है, कफ की प्रॉब्लम होती है, हेडेक होती है, और ख़ास करके आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाता है कि उनकी जो लिप्स होती हैं वो धीरे धीरे टर्न होने लगती हैं ब्लूइश या ग्रे कलर में, और उनकी जो नाखूनें होती हैं वो भी टर्न होने लगती हैं ब्लूइश और ग्रे कलर में। ठीक है। अगर अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कैसे निमोनिया फैलता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप देख सकते हो कि ये बेसिकली वही इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो सामने वाले के ड्रॉपलेट से, अगर वो छींक रहा है तो इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से आप आ सकता है। कॉमन कोल्ड की बात करें, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, जो आज के टाइम पे भी देखो ठंडी थोड़ी सी पड़ी है तो आपको जुकाम वगैरह हो जा रहा है, गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो कॉमन कोल्ड का इशू है, कॉमन कोल्ड बेसिकली राइनो वायरस जैसे वायरस से होता है, उसका नाम है राइनो वायरस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमन कोल्ड नामक बीमारी जो होती है वो किससे फैलती है, किस वायरस से फैलती है, किस पैथोजन से फैलती है, तो फिर आपको राइनो वायरस को लेके चलना है। ठीक है। अब सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आपको क्या नज़र आता है? आपको नाक जो है बंद, ऐसा लगता है कि नाक बंद है, आपको कुछ समझ नहीं आता, स्मेल वगैरह समझ नहीं आता, टाइटनेस ऐसा लगता है, साथ साथ कभी कभी क्या नाक बहने की भी इश्यू होती है। ठीक है। आपको गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, गले में खराश होती है, ऐसे कफ जैसा जमा हुआ ऐसा लगता है। ठीक है। साथ ही साथ हेडेक होती है और हमेशा टायर्डनेस ऐसा फील होता है। ठीक है। ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मैंने कल बताया था कि ये भी इन्फेक्टेड पर्सन से होता है, ये भी एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज़ है। फिर हमने कल की डेट में आपको बताया था मलेरिया। मलेरिया, अगर हम इसके नाम का अर्थ कहें, अगर पूछा जाता है कि मलेरिया के नाम का अर्थ क्या होता है, तो इसके नाम का अर्थ होता है बैड एयर। ठीक है, गंदी हवा। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजुआ से फैलता है। अब बैक्टीरिया वायरस पे नहीं आते। अब प्रोटोजुअन डिजीज़ पे बात करें तो मलेरिया प्रोटोजुआ से फैलता है, और आप जानते होंगे कि मलेरिया जिस प्रोटोजुआ से फैलता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है। और जो वेक्टर होता है वो आपका होता है फीमेल मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफिलीज। फीमेल मच्छर को क्या कहते हैं? एनाफिलीज कहते हैं। और फीमेल मच्छर के काटने से ही मलेरिया नामक रोग होता है। ठीक है। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो से होता है। सिम्टम्स में आप देखते हो कि बेसिकली क्या होता है कि मलेरिया में सिम्टम्स में हेडेक होती है, मसल पेन, और कभी कभी तो बहुत हाई फीवर की भी इश्यू होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब फीवर होता है पेशेंट को तो उसको कपकपी भी लगती है। ठीक है। पेशेंट को चिल जैसी चीज़ें भी लगती है। और प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो? आपके अपने आसपास, जैसे आप जानते हो कि मच्छरों से ही ये फैलता है, तो अगर आप जितना आसपास अपनी गंदगी रखोगे मच्छर उतने ही पनपेंगे, वो उतने ही अंडे देंगे, लार्वा देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप सूखा रखो, ड्राई रखो। जैसे अब ये मौसम है या बरसात का मौसम है, अभी आप देख सकते हो कि कूलर वगैरह भरा रहता है पानी में, तो बहुत दिन का पानी हो गया तो मच्छर आके उसमें अंडे दे देते हैं। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आसपास का एरिया नाले वाला है, कूड़े वाला है, तो आपको क्या होना होगा? अवेयर होना होगा उन सब चीज़ के लिए। सफाई रखनी पड़ेगी, क्लियरनेस रखना पड़ेगा। आज थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसी वजह से आप देख रहे हो थोड़ा बहुत आपकी वीडियोज़ रुक जा रहे हैं। मैं भी देख रही हूँ, मैं भी वॉच कर रही हूँ, आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही होगी।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या मैं बोल रही थी, ट्रीटमेंट की बात करें, ये भी क्वेश्चन आता है कि जब किसी को मलेरिया होता है तो आप देखोगे जो उनको मेडिसिन दी जाती है, उसकी मेडिसिन के पीछे आप देखोगे रैपर में, उसमें जो मेडिसिन की कॉम्पोजिशन में क्विनीन शब्द ज़रूर होता है। क्विनीन एक प्लांट से मिलता है, क्विनीन से ही जो आपका मलेरिया होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आप मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हो, मॉस्किटो कॉइल्स का यूज़ कर सकते हो, पेशेंट को मच्छरों से काटने से बचा सकते हो। तो मोड ऑफ स्प्रीड तो यही हो गया, ठीक है। फीमेल मच्छर काटती है क्योंकि उसकी जो शकिंग टाइप पार्ट्स उसके पास ही होती है, ठीक है। फिर हमने कल बात की हुई थी अमीबियोसिस पे। अगर हम अमीबियोसिस की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा रोग जो अमीबा से फैल रहा है, जिसे हम कहते हैं कौन से अमीबा से, उसका नाम है इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ये एक प्रोटोजोअन पैरासिटिक्स है, प्रोटोजोअन डिजीज़ है क्योंकि अमीबा एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिम्टम में क्या होता है कि पेशेंट का जो इंटेस्टाइन होता है, उसका जो आंत होता है, उसकी आंत यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत में म्यूकस में ये क्या करते हैं, उसके म्यूकस के मेम्ब्रेन को ये पैथोजेंस क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग और अल्सर के चांसेस बनते हैं, ठीक है। और उससे पेचिस होता है, मतलब डाइसेंट्री होता है, जिसको हम कभी कभी खूनी पेचिस रोग भी कहते हैं, ब्लड डाइसेंट्री डिजीज़। आपने सुना होगा कि कभी कभी आव पड़ रहा है, ठीक है, तो ये वही है, ठीक है। हेंस पेशेंट पास आउट ब्लड द म्यूकस विद द स्टूल। स्टूल का मतलब हो गया आपका यूरिया, नंबर 2। तो जब पेशेंट स्टूल करता है तो कभी कभी उसके साथ म्यूकस यानी ब्लड का थोड़ा सा सैंपल भी आता है, ठीक है। और देयर विल बी सीवियर पेन। कंडीशन ऐसी होती है कि कभी कभी पेशेंट को इतना ज़्यादा दर्द होता है उनके एब्डोमेन रीजन में, इनकी वजह से पेशेंट को इसकी वजह से नौसिया होती है, वॉमिटिंग होती है, इन सब के कंडीशंस आपको देखने को मिलता है, और टायर्डनेस और नर्वसनेस भी रहता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में यही हम कह सकते हैं कि खुला बाजार का जब आप खाते हो तो ये अमीबा अपने सिस्ट को छोड़ देते हैं, डिस्चार्ज करता है, तो जिससे क्या होता है कि ये इन्फेक्शन जो है एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में चला जाता है और फिर उसके इंटेस्टाइन में जाके उसके इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर आप अगर इससे बचना चाहते हो तो जो भी वेजिटेबल्स आप सब्जियां खरीदते हो तो उसको बॉईल करके खाओ, वाटर्स वगैरह को बॉईल करके उबाल के, खास करके बरसात के महीनों में आप देखो कि गंदगियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उस वक्त चीज़ों को और उस वक्त रोग भी आप देखते हो, डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहोगे तो आप बच सकते हो। प्रिवेंशन की बात करें तो यही है कि डिस्पोजल कर सकते हो, फेशियल डिस्पोजल को, और वेजिटेबल्स जो मैंने अभी बोला कि बॉईल करके धो के आप खा सकते हो, ओके। सो अब हम बात करते हैं हेलमिंथेस वर्म्स के रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। अभी तक हम प्रोटोजोअन के बारे में बात कर रहे थे, अभी तक हम बैक्टीरियाज डिजीज़ के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे हेलमिंथीज। हेलमिंथीज मतलब कि वर्म्स, ठीक है। आपने प्लेटी हेलमिंथीज और एसके हेलमिंथीज जैसा फाइलम पढ़ा है, हमने पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम आपको पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो हमारी पुरानी वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक डिजीज़ होता है एस्केरियासिस। हालांकि एस्केरिस का नाम आपने सुना होगा, एस्केरिस एक वर्म है जो कि राउंड वर्म है और एसके हेलमिंथीज जैसे फाइलम से बिलोंग करता है। ये वर्म्स ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है, राइट। और ये जो डिजीज़ कॉज करता है, अपने अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हो ना कि क्या जी पेट में केचुआ है, ऐसे समथिंग लाइक दैट, इस तरीके की बातें आप करते हो, तो हम उसी वर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब उसकी संख्या बढ़ जाती है शरीर में तो वो एस्केरियासिस जैसा डिजीज़ कॉज करता है, ठीक। यानी पैथोजन आपका क्या हो गया, उस पैथोजन का नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है, जो कि एक राउंड वर्म है। सिम्टम्स में क्या नज़र आता है कि ये एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसमें क्या होती है, सिम्टम्स में आप देख सकते हो स्टमक पेन होती है पेशेंट को, कफ की इशू, नोजिया, वोमिटिंग हो रही है। और अगर आप बात करते हैं ट्रांसमिशन की कि कैसे ये फैल रहा है, तो वही है गंदा खाना बाहर का, और मिट्टी में, जैसे कि आप देखते हो कि कुछ घर मिट्टी के बने होते हैं या कुछ बच्चे होते हैं उनको मिट्टी में छोड़ दिया जाता है, वो मिट्टी में खेलते हैं तो वो मिट्टी में ही हाथ डालते हैं, फिर वो हाथ मुँह में डालते हैं, तो इस तरीके से भी एस्केरियासिस बहुत होता है। वेजिटेबल्स वगैरह में भी है,
गंदे हाथ का यूज़ कर रहे हो, खाना खाने से पहले आप हैंड वॉश नहीं कर रहे हो, हाइजीन नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है इसके ट्रांसमिशन में। प्रिवेंशन में यही कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो जैसा मैंने अभी बोला, ठीक है। साथ ही साथ अपने हाथ को लगातार धो, सब्जियों को और पानी को उबाल के पियो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है।